इससे भाजपा का कार्यकर्ता का एक बहुत मजबूत चरित्र सामने आया है कि उसकी पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा रहती है। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने तो अपने ही गए हुए लोगों को गालियां देने में कसर नहीं छोड़ी, जिनकी वो कभी पूजा करते थे उनको गालियां देने में कसर नहीं छोड़ी। इससे कांग्रेस का चरित्र सामने आया। और दूसरी तरफ वो लोग जो अभी 2 साल पहले चुनाव में दम लगा दिए थे जिनको हराने में, उनको जिताने में भी उन्होंने दम लगा दी। और यही कारण है कि जो जीत हुई वो प्रचंड मतों से जीत हुई। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बहुत मजबूत चरित्र है जो कि उभर करके सामने आया है। तो इसमें पहला श्रेय तो मैं जनता को, कार्यकर्ताओं को दूंगी, दूसरा मोदी जी के नाम को दूंगी, और तीसरा ये 3 लोग जिसमें शिवराज जी लीडर थे, बीडी शर्मा शुभंकर थे, तो जब से आए हैं तब से अच्छा हो रहा है बीजेपी में, और ज्योतिरादित्य प्रलयंकर थे, वो प्रलय ले आए। पहले हमारा सुपड़ा साफ किया, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और हमें विजय दिला दी। मतलब वो विजय दिलाने के एक विजय के प्रतीक हो गए हैं। पहले उन्हीं की वजह से कांग्रेस को विजय मिली और आज उन्हीं की वजह से हमें विजय मिली, क्योंकि उन्हीं ने उतने लोगों को तोड़ा कि हम सरकार बना सके। तो वो प्रलयंकर भी रहे और शुभंकर भी रहे हमारे बीडी शर्मा, और लीडर हमारे रहे शिवराज जी। तो इन तीनों को बधाई देती हूँ, कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। और ये 3 फैक्ट जो मैंने आपको कोट किए कि मोदी के नाम पे अब वोट पड़ने लगा है। बिहार में कैंपेनिंग के लिए बहुत नेता नहीं जा सके, और मध्य प्रदेश में ये 3 जो जोड़ी हो गई है, अब ये कांग्रेस को आने नहीं देगी मध्य प्रदेश में। अब खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया मध्य प्रदेश का। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि जब हम हेलीकॉप्टर से उतर के कार से आए तो हम और शिवराज जी अधिकतर साथ आए हैं। जैसे मान लो लेट हो गए, कार से आए, तो मैं उनको यही कहती रही कि अब मध्य प्रदेश में विकास की जो राजनीति थी, विकास की जो गवर्नेंस थी, उसकी फिर से शुरुआत हो जानी चाहिए, और उसमें केन बेतवा और पंचज ये मुख्य रूप से रहने चाहिए। मध्य प्रदेश में जो बाहर से आए हुए मजदूर वर्ग हैं, उनका व्यवस्थापन ठीक हुआ है कि नहीं। उनने 8 महीने बहुत मेहनत की, शिवराज जी ने, कोरोना पीड़ित हो गए फिर भी वो घर में नहीं बैठे, काम करते रहे। बहुत जरूरी जितना होम आइसोलेशन था उतना ही किया उन्होंने, इसलिए काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में पोटेंशियल बहुत है। आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनने का जो पोटेंशियल है वो मध्य प्रदेश में बहुत है। आबादी कम है, उसकी तुलना में फॉरेस्ट रिजर्व है, वाटर है, मिनरल्स हैं, मेजर और माइनर दोनों तरह के। तो मध्य प्रदेश एक पोटेंशियल रखता है आत्मनिर्भर भारत के मामले में मॉडल नंबर 1 होने का। अभी तक कई प्रकार की चिंताएं थी, कई प्रकार के प्रेशर्स थे। अब शिवराज जी पर कोई चिंता नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, फ्री। मैंने जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया धन्यवाद देने के लिए, तो मैंने उनको यही कहा कि अच्छा अब आप स्ट्रेस फ्री हो, कोई चिंता नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल सामने रोड साफ है। अब ये रोड पर विकास की गाड़ी तेजी से दौड़नी चाहिए, और इस विकास में गरीब आदमी की बहुत चिंता और बहुत फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना के काल में जो सामने आ गया है कि आज भी हमारे देश में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, और पहले से ज़्यादा है, विकराल है, भयावनी है और डरावनी है। क्योंकि पहले जो डिस्पैरिटी होती थी, जो भेद होता था वंचित वर्ग में और सुविधाजीवी वर्ग में, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता था। लेकिन अब बहुत भयानक फर्क है, जिसको मैंने बार बार अपने भाषण में, मैंने जहाँ भी सभाएं ली वहाँ कोट भी किया है कि अब तो अंतर इतना बड़ा है कि लोग लू के थपेड़ों में सैकड़ों किलोमीटर बच्चों को घसीटते हुए पैदल चले हैं, और दूसरी तरफ इसी देश में कुछ लोगों ने अपने कुत्तों को हवाई जहाज से भेजा। तो ये जो भयानक अंतर है, इस भयानक अंतर को पाटना अब सबसे बड़ी चुनौती है। और आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिक्स थी उसको खत्म करने की शुरुआत करी थी वामपंथियों ने, क्योंकि जब वो सरकार में शामिल हुए 97 में देवगौड़ा की, और उसी समय पे आर्थिक करार हुए जिसमें कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, और वामपंथी उसमें सरकार के साथ थे, देवगौड़ा जी की और गुजराल की, तो उनकी आइडियोलॉजी उसके साथ खत्म हो गई। इसलिए बंगाल में उनके खत्म होने का समय वही था, धीरे धीरे खत्म होने का। बीजेपी में दूसरे प्रकार से ये चीज, इसका तिरोधान हुआ कि हमने अपनी आइडियोलॉजी के लगभग सारे काम कर दिए। राम मंदिर का निर्माण, 370 का हटाना, सीए का आना,
ट्रिपल तलाक का भी जो मसला रहा, अब पूरी फोकस अगर आप देखें तो गवर्नेंस पे आ गई है पॉलिटिक्स की, कि गवर्नेंस किसकी अच्छी है। और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ डिस्पैरिटी बहुत है अमीर और गरीब के बीच में। तो ये गवर्नेंस पे पॉलिटिक्स, जैसे नीतीश की पॉलिटिक्स है वो गवर्नेंस पे ही चली, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स भी गवर्नेंस पे चली और अब आगे इसी पे चलेगी। उत्तर प्रदेश की भी एक साधु वहां पे सन्यासी था, लेकिन गवर्नेंस एक अच्छी गवर्नेंस पे चली। तो अब जो आइडियोलॉजी है वो गुड गवर्नेंस में केंद्रित हो गई है पूरी आइडियोलॉजी, क्योंकि हमने अपनी आइडियोलॉजी के काम पूरे कर दिए और वामपंथियों ने अपनी आइडियोलॉजी खत्म कर दी और उसमें खुद भी खत्म हो गए। और हम अपनी आइडियोलॉजी के चूंकि काम पूरे कर दिए तो उसके बदले में हम ताकतवर ज्यादा हो गए और अब हम आ गए हैं गवर्नेंस के ट्रैक पे। तो मैं इसके साथ ये बात खत्म करूंगी कि गुड गवर्नेंस की जो पहचान है वो 5 चीजों से होती है। एक है स्वास्थ्य की योजनाएं, सरकारी। दूसरी है शिक्षा की योजनाएं, वो भी सरकारी। तीसरी है लॉ एंड ऑर्डर। चौथा है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और 5वां है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन। ये गुड गवर्नेंस के 5 मुंह है, ये पंचमुखी महादेव है गुड गवर्नेंस, जिसमें पहली चीज चाहिए है कि स्वास्थ्य की जो सरकारी सेवाएं हो बिल्कुल ठीक हों, शिक्षा की जो सरकारी सेवाएं हो वो बिल्कुल ठीक हों, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सड़क बिजली और पानी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो, और सरकार में जो 2 हिस्से हैं शासन और प्रशासन वो भ्रष्टाचार से मुक्त हों। इतना अगर हो गया तो ये गुड गवर्नेंस का भारत भी एक मॉडल बनेगा। उस दृष्टि से मध्य प्रदेश उसका मॉडल बने। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।